उप मुख्यमंत्री जी, देवड़ा जी, आपका न्यूज 18 इंडिया के डायमंड स्टेट समिट में आपका स्वागत है। क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आपने मध्य प्रदेश में जो कहते हैं कि कोई भी घर हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रदेश हो, कोई भी देश हो, बगैर पैसे के तो चलता नहीं है। और आप हैं मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री, तो हम सूबे की सेहत जो है, वित्तीय सेहत, आपसे समझना चाह रहे हैं, कैसी चल रही है आपकी नजर में भी? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। न्यूज 18 का भी मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूं, आपने याद किया, हम आए, और बाकी तो सारा ठीक है। सर, वित्तीय सेहत जानना चाहती है जो हमारी ऑडियंस है, वो समझना चाह रही है कि मध्य प्रदेश की वित्तीय सेहत जो है वो अभी कैसी है, आपके आंकड़े क्या कह रहे हैं? वित्तीय सेहत मध्य प्रदेश सरकार की हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बहुत ही अनुशासन में है, बहुत ही वित्तीय प्रबंधन बहुत ही कुशल है, और सभी क्षेत्रों में डेवलपमेंट हो, सभी क्षेत्रों का ध्यान रख करके, और वित्तीय प्रबंधन हमारा इस सरकार का चल रहा है। सर, ये विपक्ष, लेकिन जब मैं देखता हूं कि अक्सर विपक्ष की तरफ से लगातार आप लोगों पे, आपने कहा कि डिसिप्लिन, अनुशासन में है, और विपक्ष कहता है कि आपका जो कर्ज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। किसी भी सरकार की स्थिति, वित्तीय प्रबंधन, कर्ज कितना लिया कितना नहीं लिया, मुझे लगता है इस पर आकलन करना ये न्यायोचित नहीं है। कर्ज सरकार लेती है, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की कोई प्रदेश की सरकार ऐसी नहीं होगी जो कर्ज नहीं लेती होगी। कर्ज के नियम बने हुए हैं, भारत सरकार की गाइडलाइन बनी हुई है, एफआरबीएम का नियम बना हुआ है, और जीएसडीपी का 3% कर्ज लेने का एक लिमिट है। विशेष परिस्थिति में और कुछ ऊर्जा के लिए है, कहीं है तो कुछ परिस्थिति में और ज्यादा लिया जा सकता है, लेकिन कर्ज लेकर के पूंजीगत व्यय में खर्च करना, मैं इसको ये कहता हूं, हमेशा मैंने विधानसभा के फोरम पे भी कहा है कि कर्ज मतलब निवेश है। ये प्रदेश के विकास के लिए, ये निवेश करने के लिए कर्ज लिया जाता है। कर्ज लेकर के राजस्व मद में खर्च नहीं किया जाता, कोई वेतन भत्ते इसमें नहीं होता है। कर्ज लेकर के, विपक्ष तो कहता है कि कर्ज लेके घी पी रहे हैं। अब वो उनके अपने बोलने की भाषा है, लेकिन ये बहुत हल्के स्तर की बात होगी कि कर्ज लेकर के कोई घी पी रहे हैं। ये एक उक्ति है, कह देते हैं, लेकिन गंभीरता नहीं है इसमें। मुझे लगता है कि एक भी बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और अभी भी, पहले भी मुझे अवसर मिला, वित्त विभाग में काम करने का अवसर मिला, लेकिन पहले भी पूंजीगत व्यय के लिए ही कर्जा लिया। एक नया पैसा भी उसमें से कहीं राजस्व मद में खर्च नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में सड़कें बनी, सिंचाई योजनाएं शुरू हुई, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में, क्योंकि इससे आर्थिक गतिविधि भी बढ़ती है और रोजगार भी उपलब्ध होता है। तो ये सारी चीजें इस पर निर्भर होती है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि कर्ज लेकर के समय पर देना, ब्याज समय पर देना, डिफॉल्टर नहीं होना, आज तक कोई एक भी बार डिफॉल्टर नहीं, एक भी बार कभी डिफॉल्टर होने का ये नहीं आया। इसलिए बार बार इसको कहना, हमेशा विपक्ष के पास मुझे लगता है कि एक ही बात, जब भी विधानसभा चलती तब कहते हैं कि आपने कर्ज लिया। अरे भाई, कर्ज लिया तो कर्ज लेकर के काम किया, आपकी सरकारें रही उस समय, तो मुझे लगता है कि ये सब डेवलपमेंट हुए नहीं। और मैंने एक उदाहरण दिया था कि कांग्रेस की सरकार में कर्ज लेकर के वेतन और भत्ते के उपयोग में लिया, जबकि ये इस सरकार में आज तक कभी इस प्रकार का काम नहीं हुआ। आर्थिक गतिविधियां बढ़ी है, समय पर कर्ज देने का काम किया है, ब्याज समय पर चुकाने का काम किया है, और ये सभी सरकारें करती है। हाँ, इसी से सर एक सवाल मैं जोड़ता हूं। कई जो अर्थव्यवस्था के जानकार हैं, जो फाइनेंस को समझते हैं, वो कहते हैं कि जो पॉपुलिस्ट स्कीम है, जैसे लाडली बहना है, आपका एक बहुत बड़ा बजट का पैसा, चूंकि अब आपकी इन पॉपुलिस्ट स्कीम में चला जाता है, लोक लुभावन योजनाओं में चला जाता है, तो इससे विकास पे कितना असर पड़ रहा है? विकास में तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में
न कोई सिंचाई योजनाओं में कभी अंतर आया, न कोई सड़कों का जाल बिछा, चाहे 2 लेन हो, 4 लेन हो, 8 लेन हो। आप देखें पूरे मध्य प्रदेश में जो पहले की स्थिति, 2003 के पहले की स्थिति और आज की स्थिति अगर आप देखेंगे तो जनता खुद कहेगी कि वास्तव में मध्य प्रदेश में रोड की स्थिति काफी संतोषजनक है, अच्छी व्यवस्था है। मेडिकल कॉलेज बने, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल की बिल्डिंगें बने, पुल पुलिया बने, बड़े फ्लाईओवर बने, सब। लेकिन बड़ा पैसा तो जा रहा है सर इन स्कीम्स में, लाडली बहना जैसी नहीं, पर ये भी मैं सोचता हूं कि महिला सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए सरकार को इस प्रकार की योजनाएं चलाना चाहिए। इससे मुझे नहीं लगता कि कोई बजट पर कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता होगा। सरकार जैसा आप बता रहे हैं तो रेवेन्यू हमारी कैसे बढ़े और जनरेट कैसे हो, आय के कैसे साधन बढ़े, इसके लिए हमने जीएसटी में भी और भी हमारे पर्यटन की दृष्टि से और भी कई क्षेत्र जिसमें टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, तकनीक की दृष्टि से हम उसमें इजाफा करने के लिए लगातार हम बढ़ रहे हैं, ताकि हमारी आय भी बढ़े हमारी, और सरकार का यह कर्ज अगर कम पड़े तो हम आगे बढ़ेंगे। राजनीति की पाठशाला के गुरुजी कहते हैं हम आपको, क्योंकि आप 7 बार आपने चुनाव जीता और जब 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और उस समय किसानों पर फायरिंग हुई थी, उसे एक बड़ा कारण माना जाता था कि उस समय जो फार्मर्स फायरिंग थी उसमें, लेकिन मल्हारगढ़ मतलब जहां से आंदोलन शुरू हुआ किसानों का, वहां से आपने कौन सा ऐसा, मतलब क्या है ये राजनीति की पाठशाला? क्योंकि अभी दिल्ली में कितना जेनजी का भी इतना वो हुआ आंदोलन जैसा उन्होंने किया, मतलब ये क्या है, मतलब आप कैसे जीत जाते हैं? सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है। वो किसानों की आड़ में नाम किसानों का लिया, असामाजिक तत्व, और कांग्रेस ने उसका दुरुपयोग किया और किसानों की आड़ में उस आंदोलन को खड़ा किया। कुछ असामाजिक तत्व उसमें सम्मिलित हुए। वो दृश्य मेरे दिमाग में है जब पीपलिया मंडी में हाईवे पर जब आग लगी, लोगों के खड़े खड़े ट्रक जला दिए, मकान जला दिए। वो सारी स्थिति बाद में जब स्पष्ट हुई, जिन नौजवानों को उन्होंने उकसा करके, उनमें हवा भर भर करके उनको उत्तेजित किया और उन्होंने पुलिस थाने को घेरने का काम किया, आग लगाने का काम किया, तो फिर मजबूरी में पुलिस ने उस समय गोलियां चलाई। 4 नौजवानों की उसमें हत्या हुई थी। पर ये सारी चीजें सामने आई और मैं उस समय जब मैं चुनाव लड़ा तब मैंने एक एक गांव में जाकर के इन सारी परिस्थिति को, वस्तु स्थिति को जब बताया तो लोगों के गले उतरी और जनता ने मुझे उसी विधानसभा से फिर आशीर्वाद देकर के मुझे विधायक के रूप में चुना। सर आप देखिए, राजनीति की पाठशाला की बात हुई तो अभी एक ताजी पाठशाला दतिया में लगी थी, वहां आप काफी दिन तक रुके, क्या हुआ दतिया में? प्रजातंत्र में जनता फैसला करती है और जनता का फैसला सिरोधार्य करना चाहिए। कोई भी दल हो, अगर चुनाव जनता ने उसको बहुमत दिया, उसका स्वागत करें और आप स्वीकार करें। आप में कहां कमी रही उसको दूर करने का प्रयास करें। मैं भी 8 चुनाव लड़ा विधानसभा के, एक चुनाव में हारा, मैंने स्वीकार किया। मैंने कहा कहीं ना कहीं मुझ में कमी होगी या मैं कहां मैं काम नहीं कर पाया, तो आदमी को ठीक करने का अवसर भी मिलता है। विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। और पार्टी ने मेहनत की, सारे लोग लगे थे और चुनाव हार गए। तो वैसे भी सीट कांग्रेस के पास थी, कांग्रेस के पास चली गई। फिर से खड़े होंगे, 2028 आ रहा है, फिर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास चली गई। एक बार फिर मैं वित्त की तरफ जाऊंगा। 2.5 साल बीत चुके हैं, चूंकि आप तो वित्त मंत्री कई सालों से हैं। आने वाले 2.5 साल में आप मध्य प्रदेश की जो फाइनेंस की दिशा है आपके जहन में, आपके मतलब आपने क्या सोचा है, किस तरफ जाएगा अर्थव्यवस्था के तौर पर? लगातार मुझे लगता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें रहती है, केंद्रीय करों में भी राज्य का हिस्सा होता है, केंद्रीय करों से भी हमको राज्य का हिस्सा मिलता है। और आय के स्रोत बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि ठीक दिशा में प्रदेश में और भी हमारे जो विकास के जो काम होना है वो सारे काम निरंतर हमारे होते रहे। इसके लिए मुझे लगता है कि सरकार बहुत प्रयास कर रही है। आपको पता होगा कि करीब
30,77,000 करोड़ का निवेश भी यहाँ पर आया है और अब वो भी धरातल पर उतर रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार इससे उपलब्ध होगा। अभी तक सरकार ने 80,000 लोगों को नियुक्तियां भी दी है, चाहे वो नियमित हो चाहे वो संविदा में हो, लेकिन सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और ये सरकार का काम है। मैं इसको इस तरीके से लेता हूं कि कोई भी सरकार जनता के लिए काम करे, विकास के काम करे, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाए, तो ये किसी जनता के माथे पर कोई एहसान नहीं है, ये सरकार का राजधर्म है, सरकार को करना ही चाहिए। पर यह दुर्भाग्य है कि पहले जो सरकारें रही है, मैं उसमें नहीं जाता हूं कि 2003 में कौन बैठे थे, लेकिन जिस गति से डेवलपमेंट अभी हो रहा है, सड़कों का हो, सिंचाई का हो, पुल पुलिया का हो, फ्लाईओवर का हो, रेलवे स्टेशन में हो, केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से 8 लाइन, ये सारे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, जो दृश्य दिख रहा है देश का, जो डेवलपमेंट हुआ है, ये पहले नहीं हुए। अगर इस गति से, जब देश की आजादी के बाद अगर जो लोग बैठे थे वो अगर इस गति से करते, तो मुझे नहीं लगता कि आज कोई जनप्रतिनिधि अगर कोई गांव में अगर दौरे पर जाता तो उसको कोई आवेदन देने के लिए तैयार होता कि हमको ये समस्या रह गई। लेकिन ये जो भी सरकार बैठती है उसका राजधर्म है, उसको करना चाहिए, ये किसी के माथे पर कोई एहसान नहीं है। जगदीश देवड़ा भी अगर वित्त मंत्री बनके, अगर कोई डिप्टी सीएम बनके कोई काम करते हैं जनता के बीच में जाकर के, तो ये मेरा राजधर्म है, मुझे करना ही चाहिए। एक सवाल सर, जो बीच में आपने निवेश की अभी बात कही, तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होती हैं, अलग अलग उद्योगपति आते हैं, लेकिन आपके हमारे मध्य प्रदेश में बीते 2 सालों में आप लोगों ने, डॉक्टर मोहन यादव ने, आप लोगों ने शुरुआत की, मुख्यमंत्री ने, कि रीजनल इन्वेस्टर समिट आपने की, छोटी छोटी जगह पर, होशंगाबाद में या रीवा में या छोटे छोटे संभागीय डिवीजन स्तर पे, उसके कुछ आपको नतीजे सामने आए? बहुत सारी जगह मैं एक एक करके नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन ये जरूर है कि ये मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा इस मामले में कि उन्होंने बड़ी बड़ी जगह, इंदौर हो गई, भोपाल हो जाती है, इंदौर हो जाती है, कहीं 1-2 क्योंकि नया कॉन्सेप्ट था, पहली बार हुआ, लेकिन ये छोटे छोटे स्थान पर अगर ये होगी तो वहां के छोटे इंडस्ट्री लगाने वाले, छोटे छोटे उद्योगपति, सबको एक अवसर मिलता है, क्योंकि किसी को भी एक मंच चाहिए, एक कोई माध्यम चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने वास्तव में ये अच्छी पहल करी कि अनेक स्थानों पर इस प्रकार की जो इन्वेस्टर्स समिट जो करी है, उससे काफी मुझे लगता है कि लाभ होगा और कई छोटे छोटे जो उद्योगपति, जो छोटे उद्योग लगाना चाहते हैं, वो आगे बढ़ेंगे। सर, एक एक्साइज भी चूंकि आपका विषय है, तो इलीगल लिकर ट्रैफिकिंग जो होती है, मतलब आसपास के राज्यों में, मध्य प्रदेश से अगर शराब इस तरह से जाती, तो उसके कंट्रोल करने के लिए आपकी तरफ से क्या मैकेनिज्म है और कितनी कंट्रोल हो पाई है? समय समय पर विभाग अपनी कार्रवाई करता है, जहां जहां भी इस प्रकार की जानकारी मिलती है। ऐसे बड़ी संख्या है जहां पर जिन लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध भी हुए, प्रकरण भी बनाए गए, और जहां लीकेज है उस लीकेज को रोकने का काम भी विभाग ने भी किया और पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से भी होता है। दोनों का मिला जुला ये असर होता है। मुझे लगता है कि काफी कमी आई है इसमें। सर, एक एनडीपीएस एक ऐसा विषय है कि चूंकि आप उसी एरिया से आते हैं, ओपीएम एरिया से आप आते हैं, और एक मैं बड़े स्तर पे सवाल का एक जवाब, आप एक इतने लंबे दीर्घ पॉलिटिकल एक्सपीरियंस आपके पास है, आपको क्या लगता है, क्योंकि आपके इलाके में ज्यादातर केस बनते हैं कि सारे एनडीपीएस के केस होते हैं, ओपीएम की खेती लोग जिसकी वजह से होते हैं, आपको पता है, कैसे इस समस्या से निजात कैसे मिले? अब यह विषय केंद्रीय सरकार का है, केंद्र सरकार का है, और वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी से भी कई बार प्रतिनिधि मंडल भी मिला है। यह बात सही है कि मंदसौर जिला, नीमच जिला, राजस्थान, जहां पर ओपीएम बहुत बड़ी मात्रा में होता है और कई लोगों को इसका सामना भी करना पड़ता है कि वहां पर कई प्रकरण ऐसे बन भी जाते हैं, जो निर्दोष लोग भी फंस जाते हैं कोर्ट के माध्यम से, फिर वर्षों तक छूट नहीं पाते हैं। यह स्थिति बड़ी विकट परिस्थिति है वहां पर। लेकिन
जैसा आपने कहा है तो कोशिश जरूर की जा सकती है कि केंद्र से बात करके, क्योंकि चूंकि ये जो अफीम है ये दवाइयों के काम में आती है, मेडिसिन के काम में आती है, और इससे और भी कई चीजें बनती है जो नई पीढ़ी को मुझे लगता है कि बर्बाद भी कर रही है। ये समाज के पूरे समाज के विचार का विषय भी है। और आपने ये विषय कहा है तो मेरे मन में भी बहुत बार ये विषय आता है, तो कहीं न कहीं जाकर के उचित स्थान पर निर्मला सीतारमण जी से या कहीं उच्च स्तर पर केंद्र में जाकर के जरूर बात करेंगे। सर, 2028 में जब चुनाव होगा तो आपकी पार्टी, चूंकि इसके पहले मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा क्योंकि नई पीढ़ी के काफी लोग बैठे हुए हैं, आपने भी बीच में देखा कि एक जो जेनजी बड़ा चर्चा में आया कि जेनजी, आपकी नजर में अब मतलब आप क्या सोचते हैं? युवा की बात करें, युवा है। हाँ। ये सब मुझे लगता है कि दिशा से भटकने वाला काम है। युवा पीढ़ी को ठीक दिशा में ले जाने का काम समाज को करना चाहिए। ये सबका दायित्व है, किसी एक का दायित्व नहीं है। ये पूरे देश के सामने बहुत बड़ा विषय है। इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि हमारी युवा पीढ़ी संस्कारित हो, ठीक दिशा में जाए, ठीक दिशा में काम करे। ये चिंतन का विषय है और ये देश के तमाम लोग समझते हैं, पर इस पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आना चाहिए। 2028 में अगला चुनाव जो होगा, क्योंकि आप तो राजनीति की पाठशाला की अभी हमने बात की थी, 28 के आपको क्या लग रहे हैं मध्य प्रदेश के मुद्दे क्या बनेंगे? विकास। लोग क्या चाहते हैं? लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई, बिजली, ये सब मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हो। व्यक्ति ये चाहता है, रोजगार भी मिले, गरीब लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं जैसे आवास है, सब लोग चाहते हैं। और किसी भी सरकार के लिए लोगों के सामने एक ही विषय रहता है कि भाई कौन सी सरकार ऐसी है जिनने काम किए, और जनता की अदालत में जाकर के खड़े होकर के जनप्रतिनिधि को बताना होता है। ये 5 वर्ष में हिसाब किताब देने का टाइम आता है कि आपने क्या खोया क्या पाया। ये जनप्रतिनिधि को बहुत साफ बताना होता है कि 5 वर्ष में आपने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या काम किए। इसका लेखा जोखा जनता के सामने जाना चाहिए और जनता की अदालत फैसला करती है, दूध का दूध पानी का पानी कर देती है। कोई किसी व्यक्ति को बख्शने का काम नहीं करती है जनता। आपने निर्णय देखे होंगे, हर चुनाव में कई निर्णय देखे हैं, चाहे किसी भी दल के हों, लेकिन लोग चुनाव तो एक तरीका है, हरा देते हैं। एक सत्ता और संगठन में लंबे काम करने के बाद मैं आपसे मतलब एक जवाब चाहूंगा कि आप खुल के जवाब दें कि आपका एक सबसे बड़ा सबक सत्ता और संगठन में इतने लंबे काम करने के बाद आपको लगता है कि ये एक बड़ी चीज है जो हमेशा आपके जूनियर्स को भी फॉलो करना चाहिए। मैं भी जब विद्यार्थी टाइम से ही मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा, संघ से जुड़ा रहा, तो मुझे पता है कि सत्ता और संगठन में तालमेल होना चाहिए। आपको 36-37 साल हो चुके हैं। हाँ, मेरे को 35-36 साल हो गए। 8 चुनाव हो गए, ये सब जनता के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से। लेकिन संगठन सर्वोपरि होता है, संगठन बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसी के माध्यम से ये सत्ता में आने का काम, जनता के बीच में जाने का काम, पार्टी का काम खड़ा होता है। और बहुत सारी चीजें तालमेल आपस में, जैसे अभी सरकार में भी है, तब भी सत्ता और संगठन का तालमेल होना ही चाहिए। जैसे मंत्रिमंडल में भी मुख्यमंत्री के साथ सारे मंत्री अपने अपने विभाग का काम बड़े जिम्मेदारी के साथ करते हैं। मेरे पास विभाग है, मैं अपनी जिम्मेदारी से करता हूं, तो सब लोगों की जिम्मेदारी खुद को निभाना पड़ती है और बताना पड़ती है, क्योंकि ये क्षेत्र तो ओपन है, सबको दिखता है, पारदर्शिता रहती है, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है आजकल किसी से छिपता नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि मेरा तो टाइम संगठन में ही ज्यादा निकला है,
इसलिए मुझे पूरा अनुभव है कि संगठन बहुत सर्वोपरि होता है। एक वित्त मंत्री के तौर पे क्या कहूँ आपको मैं, मतलब बाकी लोगों से, क्योंकि मैं फीडबैक आते रहते हैं हम लोगों के पास, आप कंजूस वित्त मंत्री हैं क्या? नहीं, कंजूस नहीं है, मतलब कहीं सभी व्यक्ति अपना परिवार चलाते हैं तो फिजूल खर्ची रोकने के लिए सब लोग प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार का घर का बजट भी रहता है तो घर के बजट में भी व्यक्ति सोचता है कि भाई फालतू के खर्चे, इधर उधर के खर्चे जरा रोकना चाहिए, तो ये करना ही चाहिए। सरकार के खजाने का पैसा ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। खजाने में एक एक नया पैसा उचित स्थान पर खर्च हो और ठीक ठीक बात के लिए खर्च हो, ये चिंता रहना चाहिए, क्योंकि ये कोई खुद का पैसा नहीं होता है, ये प्रदेश की जनता का पैसा है, करदाताओं ने कर जमा किया उसका पैसा है। तो ये इसकी चिंता तो सब मतलब थोड़ी कंजूसी करते हैं, करना ही चाहिए। और ये 2028 के लिए, क्योंकि बार बार कांग्रेस कहती है कि भाई लगातार बीजेपी सरकार में लगातार है, तो 2028 के लिए मध्य प्रदेश में आपकी नजर में ऐसा कौन सा बदलाव है जो बीजेपी अब दिखाएगी कि हाँ ये बदलाव देखिए आप? विकास, रोजगार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नौजवानों को काम मिले, रोजगार मिले और प्रदेश का विकास हो। अब जैसे मेडिकल कॉलेज को लीजिए आप, मैं भी 35 साल से देख रहा हूं कि भाई ग्रामीण इलाके में या कहीं जाएंगे तो पता लगता है कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर आएंगे कहां से? 5 मेडिकल कॉलेज चले आ रहे थे, वो वर्षों से चले आ रहे थे, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा इस समय और हमारे मुख्यमंत्री जी को कि आज मेडिकल कॉलेज की संख्या बहुत बड़ी संख्या हो गई। अब बच्चे उसमें पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वही बच्चे सेवा करने के लिए गांव में जाएंगे, तब तो व्यवस्था होगी। सरकार को इन सब बातों की गंभीरता से चिंता करना चाहिए। तो जैसे इसमें मेडिकल की बात आपने की, अब आपने 2 मेडिकल यूनिवर्सिटी की भी बात सरकार ने तय की है, लेकिन वो एक इंजीनियरिंग के कॉलेज भी खूब बढ़े थे। मतलब सरकार वो मेडिकल यूनिवर्सिटीज का, मेडिकल कॉलेजेस का जो एक स्टैंडर्ड है वो मीट हो, इस बात का पूरा ख्याल रख रही है? बिल्कुल, मुझे लगता है पूरी चिंता करना चाहिए सभी क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी, मेडिकल के क्षेत्र में भी, और भी हमारे जैसे छोटे छोटे हुनर सिखाने के लिए ITI भी हो गए, ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो समग्र विचार होना चाहिए पूरे प्रदेश की जनता का, सभी दृष्टि से, युवाओं की दृष्टि से भी, महिलाओं की दृष्टि से। इसीलिए 4 स्तंभ किए हैं ना, गरीब, किसान, महिलाएं और युवा, ये 4 स्तंभ है। 4 स्तंभ को आधार मान करके प्रदेश की सरकार को, देश की सरकार को, इसलिए इन सबको सामने रख करके काम कर रहे हैं। तो देखिए, सब लोग वित्त मंत्री का जब भाषण सुनते हैं तो आप ब्रीफकेस लेके पहुंचते हो और शेरो शायरी आपकी उस समय, मतलब खूब शेरो शायरी होती है। तो मैं क्लोजिंग चाहूंगा कि हमारे ऑडियंस जो है, हमारे जो देखने वाले हैं, इनको आप एक शानदार शेर सुना के। अब मुझे तो शेर तो मुझे कोई आता नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि सब लोगों का आशीर्वाद रहता है, स्नेह रहता है, प्रेम रहता है, और ये ईश्वर की कृपा भी रहती है। पार्टी के शीर्ष नेताओं का बड़ा आशीर्वाद रहता है कि मुझे पिछली सरकार में भी बजट पेश करने का अवसर मिला और अभी भी मुझे बजट पेश करने का अवसर मिला। ये वास्तव में सौभाग्य की बात है। मैं तो प्रदेश की जनता का भी इस समय धन्यवाद करना चाहूंगा। न्यूज 18 इंडिया से सर बातचीत करने के लिए आप समय लेकर आए, हमारे डायमंड स्टेट समिट के मंच पर आप इतना समय आपने दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जी, आपका भी मैं बहुत धन्यवाद, और न्यूज 18 का भी मैं, सभी का, न्यूज 18 परिवार का भी मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपका स्नेह प्रेम हमेशा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुक्रिया।